देविका की शादी को अभी केवल 4 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 4 महीनों में उसने जितने आंसू बहाए थे उतने शायद उसने पूरी जिंदगी में भी नहीं बहाए थे। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया था कि शादी केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का रिश्ता होता है। इसीलिए वो हर दिन इस कोशिश में लगी रहती कि उसके ससुराल में किसी को उससे कोई शिकायत ना रहे। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की साफ सफाई करना, सास ससुर की दवाइयों का ध्यान रखना, अभिषेक की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करना और रात में सबसे आखिर में सोना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन जितना वो इस घर को अपना बनाने की कोशिश करती उतना ही ये घर उससे दूर होता चला जाता। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे अपने पति अभिषेक के व्यवहार से होती थी। शादी से पहले अभिषेक फोन पर बहुत प्यार से बातें करता था, बड़े बड़े सपने दिखाता था कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। छोटी सी बात पर ऊंची आवाज, हर गलती का दोष देविका पर डाल देना, और कभी कभी तो वो बिना वजह भी उसे अपमानित कर देता। ये सब अब रोज की बात हो गई। रविवार का दिन था। अभिषेक ने सुबह ही कहा था, आज मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त घर आ रहे हैं, उनसे अच्छे से मिलना, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। देविका ने पूरे मन से तैयारी शुरू कर दी। उसने तरह तरह के नाश्ते बनाए, घर को सजाया और खुद भी सादगी से तैयार हो गई। जब अभिषेक के दोस्त आए तो उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, पानी दिया और अपने हाथों से नाश्ता परोसने लगी। सभी दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे कि अभिषेक की पत्नी बहुत सुलझी हुई और संस्कारी है। लेकिन तभी एक दोस्त ने मजाक में कहा, यार अभिषेक, तेरी तो किस्मत खुल गई, इतनी अच्छी पत्नी मिली है। बस यही बात न जाने क्यों अभिषेक के अहंकार को चुभ गई। जैसे ही दोस्त चले गए उसने दरवाजा बंद किया और बिना कुछ सोचे समझे देविका के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। वो लड़खड़ा कर दीवार से जा टकराई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अभिषेक गुस्से में चिल्लाया, ये क्या गवारों जैसी हरकत थी? तुम्हें किसने कहा था कि मेरे दोस्तों के सामने आने की जरूरत है? नाश्ता नौकर के हाथ से भेज देती। पति के दोस्तों के सामने औरत जितना कम बोले उतना अच्छा होता है। देविका कांपती हुई बोली, लेकिन आपने ही तो कहा था कि आपके दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अभिषेक फिर घर जा। आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। इस घर में रहना है तो जितना कहा जाए उतना ही किया करो। रसोई के दरवाजे पर खड़ी अर्चना जी ये सब देख रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे बरसों पहले का वही दृश्य उनकी आंखों के सामने फिर से जीवित हो उठा हो। एक समय था जब उनके पति आलोक जी भी छोटी छोटी बातों पर उन्हें सबके सामने अपमानित कर देते थे। कभी रिश्तेदारों के सामने डांटते तो कभी मेहमानों के सामने नीचा दिखाते और कभी अकेले में हाथ भी उठा देते। उस समय अर्चना जी ने ये सोचकर सब कुछ सह लिया था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था कि पति चाहे जैसा भी हो उसका सम्मान करना पत्नी का धर्म है। लेकिन वर्षों तक चुप रहने का नतीजा ये हुआ कि आलोक जी का व्यवहार कभी नहीं बदला। अब वही संस्कार उनका बेटा अभिषेक भी सीख चुका था। अर्चना जी के दिल में अपराध बोध की आग जल उठी। उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्होंने उसी समय अन्याय का विरोध किया होता तो शायद आज उनकी बहू को ये दिन ना देखना पड़ता। देविका रोते रोते रसोई में चली गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आंसुओं की वजह से उसे सामने रखा सामान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब्जी काट रही थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अचानक चाकू उसकी उंगली में
गहराई तक लग गई। खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। उसके दिल का दर्द उस चोट से कहीं ज्यादा बड़ा था। अर्चना जी तुरंत उसके पास पहुंची। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, पानी से धोया और पट्टी बांधते हुए पहली बार उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। देविका फूट फूट कर रो पड़ी। वो बोली, माँ जी मुझसे आखिर गलती कहाँ हो गई? मैं तो बस सबको खुश रखना चाहती हूँ। अगर मेरी वजह से इस घर में कोई परेशानी हो रही है तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। शायद मेरे चले जाने से सब खुश हो जाएंगे। अर्चना जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने देविका को गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटी, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैंने वर्षों तक अन्याय सहकर अपने बेटे को गलत सीख दी, लेकिन अब नहीं। अब मैं फिर कभी चुप नहीं रहूंगी। तुम्हारा सम्मान तुमको वापस दिलाकर रहूंगी। उधर ड्राइंग रूम में आलोक जी आराम से टीवी देख रहे थे, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने अर्चना जी से ऊंची आवाज में कहा, खाना जल्दी लगाओ, बहुत भूख लगी है। पहली बार अर्चना जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, खाना 5 मिनट बाद मिलेगा। पहले बहू की उंगली से बहता हुआ खून रोकना जरूरी है। आलोक जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, बहुत सिर पर चढ़ा रखा है बहू को। लेकिन इस बार अर्चना जी चुप नहीं हुई। उन्होंने कहा, सिर पर मैंने बहू को नहीं चढ़ाया, बल्कि तुम दोनों ने अपने अहंकार को चढ़ा रखा है। एक इंसान का अपमान करके कोई बड़ा नहीं बनता। पत्नी भी इंसान होती है, कोई गुलाम नहीं जिस पर हर समय हुक्म चलाया जाए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अभिषेक ने अपनी माँ को इस रूप में पहली बार देखा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके सामने इस तरह बोल सकती है। लेकिन अर्चना जी के चेहरे पर आज वर्षों का दर्द और एक माँ का साहस साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब इस घर में किसी बेटी का सम्मान दोबारा कुचला नहीं जाएगा। पूरे डाइनिंग टेबल पर ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि चम्मच की हल्की सी आवाज भी सबके दिलों को चुभ रही थी। देविका चुपचाप सबको खाना परोस रही थी। उसके गाल पर पड़े तमाचे का लाल निशान अब भी साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरे निशान उसके दिल पर पड़ चुके थे। वो बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी को उसकी कमजोरी दिखाई ना दे। दूसरी ओर अभिषेक ऐसे खाना खा रहा था मानो उसने कुछ गलत किया ही ना हो। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि घर का पुरुष जो करे वही सही होता है। पत्नी का काम केवल आदेश मानना है। आलोक जी भी बेटे की तरफ देखकर मन ही मन खुश थे कि उनका बेटा बिल्कुल उन्हीं की तरह बन रहा है। लेकिन आज पहली बार अर्चना जी की आंखों में अपने पति और बेटे के लिए सम्मान नहीं, बल्कि गहरा दुख और पछतावा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि वर्षों पहले उन्होंने अपनी चुप्पी से जिस गलत सोच को जन्म दिया था, आज वही सोच उनकी बहू की खुशियां छीन रही है। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, उन्हें इतनी हिम्मत दे कि वे अपनी बहू के लिए वो लड़ाई लड़ सके जो वे अपने लिए कभी नहीं लड़ पाई। रात का खाना उस दिन पहली बार बिना किसी सामान्य बातचीत के समाप्त हुआ। अगले दिन सुबह देविका रोज की तरह सबसे पहले उठ गई। पूरी रात रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी और सिर भारी था, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी शिकायत के पूरे घर का काम शुरू कर दिया। उसने पूजा की, नाश्ता बनाया, सबके लिए चाय तैयार की और फिर चुपचाप रसोई में खड़ी होकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अर्चना जी बार बार उसे देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये लड़की अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दर्द अपने भीतर छिपा कर जी रही है। उन्होंने धीरे से देविका का हाथ पकड़कर कहा, बहू थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं काम कर लेती हूँ। देविका हल्की सी मुस्कुराई और बोली,
नहीं माँ जी, अगर मैं बैठ गई तो पापा जी और अभिषेक जी को अच्छा नहीं लगेगा। फिर सब यही कहेंगे कि बहू कामचोर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कुछ सुनना पड़े। ये सुनते ही अर्चना जी की आंखें भर आई। जिस बहू को इस घर से केवल ताने और अपमान मिले, वो आज भी सबसे पहले इसी घर की इज्जत के बारे में सोच रही थी। अर्चना जी को अपनी ही परवरिश और अपनी बरसों की चुप्पी पर शर्म आने लगी। दोपहर में अर्चना जी अलमारी साफ कर रही थी, तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। वो उनकी अपनी डायरी थी, जिसे उन्होंने शादी के शुरुआती वर्षों में लिखा था। उन्होंने कांपते हाथों से उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। हर पन्ने पर उनका दर्द लिखा था। आज सबके सामने थप्पड़ पड़ा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। कहीं लिखा था, आज मायके जाने का मन था, लेकिन माँ की इज्जत के लिए रुक गई। एक जगह लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा हुआ तो मैं उसे सिखाऊंगी कि पत्नी का सम्मान करना सबसे बड़ा संस्कार होता है। ये पढ़ते ही अर्चना जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने खुद से कहा, मैं कैसी माँ निकली। मैंने अपने ही बेटे को वो संस्कार नहीं दिए जिसका सपना मैं देखा करती थी। मैंने डर डर कर जीते हुए अपने बेटे को भी यही सिखा दिया कि औरत का सम्मान करना जरूरी नहीं है। मेरी चुप्पी ने ही उसे ऐसा बना दिया। उसी समय देविका वहां पर आई। उसने अर्चना जी को रोते देखा तो घबरा गई। उसने उनके आंसू पोंछते हुए पूछा, माँ जी क्या हुआ? अर्चना जी ने बिना कुछ छिपाए पूरी डायरी उसके हाथ में रख दी। देविका हर पन्ना पढ़ती गई और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसे समझ आ गया कि उसकी सास भी कभी उसी दर्द से गुजरी थी जिससे वो आज गुजर रही है। शाम को अभिषेक ऑफिस से लौटा। उसके आते ही आलोक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू को ज्यादा सिर मत चढ़ाना। औरत अगर ज्यादा बोलने लगे तो घर टूटते हुए देर नहीं लगती। अभिषेक ने भी हामी भर दी। तभी अर्चना जी वहां पर आ गई। उन्होंने बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, घर औरत के बोलने से नहीं टूटता, उसका सम्मान छीनने से टूटता है। जिस घर में बहू हर रोज रोती हो, उस घर की नींव पहले ही कमजोर हो चुकी होती है। आलोक जी ने गुस्से में कहा, आजकल तुम्हें हो क्या गया है? हर बात में बहस करने लगी हो। अर्चना जी बोली, बहस नहीं कर रही हूँ, बस अब पहली बार सच बोल रही हूँ। इतने साल तुम्हारे डर से चुप रही, लेकिन अब मेरी बहू मेरी तरह अपनी पूरी जिंदगी आंसू बहाकर नहीं बिताएगी। अगर उसे इस घर में सम्मान नहीं मिला तो सबसे पहले मैं इस घर के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए आलोक जी और अभिषेक दोनों निरुत्तर हो गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमेशा चुप रहने वाली अर्चना एक दिन इस तरह उनके सामने खड़ी हो जाएगी। उधर अपने कमरे में बैठी देविका ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन आज उन आंसुओं में केवल दर्द नहीं था, बल्कि वर्षों बाद किसी अपने का साथ मिलने की हल्की सी उम्मीद भी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान ने उसे इस घर में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा है। उसकी सास उसके साथ खड़ी है। दूसरी ओर अर्चना जी अपने कमरे में बैठी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरी बहू को वो सम्मान दिला देना जो मैं कभी अपने लिए नहीं मांग सकी। अगर इस घर को बदलने के लिए मुझे अपने पति और बेटे के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं पीछे ना हटूं। अब ये लड़ाई केवल मेरी बहू की नहीं, बल्कि हर उस पत्नी के सम्मान की है जिसे लोग इंसान नहीं, अपना हुक्म चलाने वाली चीज समझते हैं। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बाहर से तो पहले जैसा ही दिखाई देता था, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदलने लगा था। अर्चना जी अब हर छोटी बड़ी बात पर अपनी बहू के साथ खड़ी होने लगी थी। यदि देविका पूरे दिन काम करके कुछ देर बैठ जाती तो पहले जहां आलोक जी ताना मारते थे कि आजकल की बहुओं को आराम ही आराम चाहिए, वहीं अब अर्चना जी तुरंत कह देती,
आराम इंसान करता है, मशीन नहीं। सुबह 4 बजे से रात तक बिना रुके काम करने वाली बहू अगर 10 मिनट बैठ जाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। उनकी ये बात सुनकर आलोक जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता, लेकिन अब अर्चना जी उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देना सीख चुकी थी। देविका ये सब देखकर भीतर ही भीतर भावुक हो जाती। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में कोई तो है जो उसके आंसुओं की भाषा समझता है। फिर भी उसने कभी अभिषेक से शिकायत नहीं की। वो आज भी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती, समय पर खाना देती, कपड़े तैयार करती और उसके देर से आने तक जागती रहती। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसका प्यार अभिषेक के पत्थर जैसे दिल को पिघला देगा, लेकिन अभिषेक अभी भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसे लगता था कि पत्नी पर अधिकार जताना ही एक पति की सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन दोपहर में देविका के मायके से उसकी मां सावित्री जी का फोन आया। जैसे ही उन्होंने पूछा, बेटी कैसी हो, देविका का गला भर आया। उसका मन किया कि वो सब कुछ बता दे। कैसे हर दिन उसका अपमान होता है, कैसे वो हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोती है, कैसे उसका अपना पति ही उसके आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की कमजोर होती तबीयत याद आ गई। उसने अपने आंसू रोक लिए और मुस्कुराने का अभिनय करते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ माँ, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। उधर फोन के दूसरी तरफ बैठी माँ अपनी बेटी की आवाज में छिपा दर्द पहचान चुकी थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। हर माँ अपनी बेटी की खामोशी पढ़ लेती है। फोन कटने के बाद सावित्री जी देर तक भगवान के सामने बैठी रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी कोई बहुत बड़ा दर्द अकेले सह रही है, लेकिन वो उनसे भी छिपा रही है। उधर देविका फोन रखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। अर्चना जी ने उसे गले लगा लिया। देविका बस इतना ही कह सकी, माँ जी अगर मेरे माँ पापा को मेरे बारे में सच पता चल गया तो वे टूट जाएंगे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी बाकी की जिंदगी चिंता में बीते। उसी शाम अभिषेक के कुछ रिश्तेदार बिना बताए घर आ गए। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। देविका ने हमेशा की तरह सबका मुस्कुराकर स्वागत किया। चाय और नाश्ता बनाया। एक बुआ जी ने हंसते हुए कहा, बहू तो बहुत संस्कारी है। बेटा अभिषेक, सच में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। ये सुनकर अभिषेक के चेहरे पर बनावटी मुस्कान तो आ गई, लेकिन उसके भीतर का अहंकार फिर जाग उठा। रिश्तेदारों के सामने ही उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे बुआ रहने दीजिए, इसे अभी बहुत कुछ सिखाना है। इसे घर चलाना नहीं आता, हर काम में गलती करती है। अगर मैं डांटूं नहीं तो ये कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। देविका का सिर शर्म से झुक गया। उसने किसी तरह अपने आंसू रोके और चुपचाप रसोई में चली गई। रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की ने इतनी मेहनत से उनकी सेवा की, उसका इस तरह सबके सामने अपमान क्यों किया जा रहा है। इस बार अर्चना जी से रहा नहीं गया। उन्होंने सब रिश्तेदारों के सामने ही कहा, गलती बहू की नहीं, हमारे संस्कारों की है। जिस घर में बेटों को ये सिखाया जाए कि पत्नी की इज्जत करना कमजोरी है, वहाँ ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं। मेरी बहू ने आज तक इस घर में किसी सदस्य का अपमान नहीं किया। उसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा बेटा हर बार उसका आत्मसम्मान तोड़ देता है और हम सब चुप रहते हैं। आज मैं भी चुप रही तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अर्चना जी की बात सुनकर सभी रिश्तेदार स्तब्ध रह गए। आलोक जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके अभिमान पर चोट कर दी हो। उन्होंने गुस्से से कहा, अर्चना घर की बातें घर में ही अच्छी लगती हैं। अर्चना जी ने तुरंत जवाब दिया, जब बहू का अपमान सबके सामने किया जाता है तब आपको घर की इज्जत याद नहीं आती, लेकिन जब कोई उसके सम्मान की बात करे
तब आपको घर की मर्यादा याद आने लगती है। अब ये दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। उस रात देविका अपने कमरे में अकेली बैठी बहुत देर तक रोती रही। उसने आईने में अपने चेहरे को देखा। उसे लगा जैसे 4 महीनों में उसकी मुस्कान कहीं खो गई है। शादी से पहले जो लड़की सपनों से भरी रहती थी, आज उसकी आंखों में केवल दर्द और डर बचा था। उसने धीरे से भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर मेरी किस्मत में यही सब लिखा है तो मुझे इसे सहने की ताकत दे दीजिए, लेकिन मेरी जैसी किसी और बेटी की जिंदगी ऐसी मत बनाइए। किसी भी लड़की को उसके अपने ही घर में अपमानित होकर जीने की सजा मत दीजिए। कमरे के बाहर खड़ी अर्चना जी ने उसकी ये प्रार्थना सुन ली। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसी क्षण मन में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। अब केवल समझाने से काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया था कि आलोक जी और अभिषेक को अपने किए का ऐसा एहसास कराया जाए जो उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। चाहे इसके लिए उन्हें पूरे परिवार के सामने खड़ा होना पड़े या अपने रिश्ते दांव पर लगाने पड़े, लेकिन अब उनकी बहू का सम्मान हर हाल में वापस मिलेगा। अगली सुबह अर्चना जी ने अपने मन का निर्णय भगवान के सामने दोहराया। वर्षों तक उन्होंने अपने पति के हर अन्याय को सहते हुए यही सोचा था कि समय के साथ सब बदल जाएगा, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि अन्याय कभी अपने आप समाप्त नहीं होता, उसका विरोध करना पड़ता है। उन्होंने सबसे पहले देविका को अपने पास बुलाया। देविका की आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। कई रातों से वो ठीक से सो नहीं पाई थी। अर्चना जी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटी, आज से तुम इस घर में किसी नौकरानी की तरह नहीं, इस घर की बेटी की तरह रहोगी। तुम्हारा सम्मान मेरे सम्मान से जुड़ा है। अगर आज भी मैं चुप रही तो भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये सुनते ही देविका फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अर्चना जी के पैरों को पकड़ लिया और बोली, माँ जी, मैं इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। अगर मेरी वजह से आपके और पापा जी के बीच झगड़ा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन इस परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। अर्चना जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, परिवार तब नहीं टूटता जब कोई सच बोलता है। परिवार तब टूटता है जब घर के लोग एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ देते हैं। जिस रिश्ते में प्यार की जगह डर और अपमान आ जाए, वो रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। अब समय आ गया है कि इस घर में रिश्तों को फिर से सम्मान की नींव पर खड़ा किया जाए। उसी दिन दोपहर को आलोक जी के कुछ पुराने मित्र भोजन पर आने वाले थे। पहले की तरह देविका सुबह से ही पूरे मन से तैयारी में लग गई। उसने कई तरह के व्यंजन बनाए, पूरे घर को सजाया और हर चीज का ध्यान रखा। अर्चना जी जानती थी कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वर्षों से जमा हुआ अहंकार हिल जाएगा। मेहमान आए, सब लोग हंस बोल रहे थे। देविका ने विनम्रता से सभी का स्वागत किया। आलोक जी के मित्र उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक मित्र ने मुस्कुराकर कहा, आलोक, तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी और समझदार है। आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। तुम्हारा परिवार सच में भाग्यशाली है। ये सुनकर आलोक जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तो आई, लेकिन उनके भीतर का पुरुष अहंकार फिर जाग उठा। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, बहू को जितना दबा कर रखो उतना ही घर ठीक चलता है। औरतों को ज़्यादा सिर पर चढ़ा दो तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। उनकी बात सुनकर कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी अर्चना जी ने पहली बार सबके सामने दृढ़ आवाज में कहा, अगर किसी का सम्मान छीनकर घर चलाना पड़ता है तो ऐसा घर चलना नहीं बिखरना कहलाता है। बहू कोई सामान नहीं होती जिसे दबा कर रखा जाए। वो भी किसी की बेटी होती है जिसके अपने भी सपने होते हैं, भावनाएं होती हैं और आत्मसम्मान होता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आलोक जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि अर्चना जी उनके मित्रों के सामने भी उनका विरोध कर देंगी।
उन्होंने गुस्से में कहा, अर्चना तुम्हें हो क्या गया है? अर्चना जी ने बिना डरे उत्तर दिया, मुझे बहुत देर से समझ आई है कि मेरी चुप्पी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हारा हर अपमान सहा, ये सोचकर कि घर बच जाएगा, लेकिन मेरी उसी चुप्पी ने मेरे बेटे को भी यही सिखा दिया कि पत्नी का सम्मान करना जरूरी नहीं है। आज मेरी बहू उसी दर्द से गुजर रही है जिससे मैं वर्षों तक गुजरती रही। अब मैं उसे अपनी तरह हर रात रोते हुए नहीं देख सकती। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सबके सामने बताया कि कैसे शादी के शुरुआती वर्षों में उन्हें भी छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता था, अपमानित किया जाता था और कई बार हाथ भी उठाया जाता था। पूरे कमरे में बैठे लोग स्तब्ध रह गए। आलोक जी के मित्रों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमेशा मुस्कुराने वाली अर्चना जी के भीतर इतना गहरा दर्द छिपा हुआ है। उधर रसोई में खड़ी देविका ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पहली बार किसी ने उसके दर्द को अपना दर्द समझकर आवाज उठाई थी। इतने में अभिषेक भी ऑफिस से घर पहुंच गया। उसने जैसे ही घर का माहौल देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। अंदर आते ही उसने अपनी माँ की बातें सुन ली। उसे अच्छा नहीं लगा कि उसके पिता के सामने इस तरह बातें हो रही हैं। उसने गुस्से में कहा, माँ, आप ये सब करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। अर्चना जी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, इज्जत सच बोलने से नहीं जाती बेटा। इज्जत तब जाती है जब एक पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, उसे सबके सामने अपमानित करता है और उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं समझता। जिस दिन तुमने देविका को तमाचा मारा था, उसी दिन इस घर की इज्जत सबसे ज्यादा गिरी थी। आज मैं केवल उस सम्मान को वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभिषेक पहली बार अपनी माँ की आंखों में वो दृढ़ता देख रहा था जिसे वो कभी पहचान ही नहीं पाया था। उसके पास उस समय कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। रात गहरा चुकी थी, मेहमान जा चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी घर में फैला हुआ सन्नाटा सबके दिलों को बेचैन कर रहा था। देविका अपने कमरे में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं उसके कारण ये परिवार बिखर ना जाए। वही दूसरी ओर अर्चना जी ने मन ही मन अंतिम निर्णय ले लिया था। अब केवल समझाने से बात नहीं बनेगी। अगर आलोक जी और अभिषेक को अपने व्यवहार का सचमुच एहसास कराना है तो उन्हें वही दर्द महसूस कराना होगा जो वर्षों से एक पत्नी सहती आई है। आने वाला दिन इस परिवार की जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला था, क्योंकि अब अर्चना जी एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जो आलोक जी और अभिषेक की सोच हमेशा के लिए बदल सकता था। अगली सुबह घर का वातावरण बिल्कुल अलग था। अर्चना जी ने हमेशा की तरह किसी के लिए चाय नहीं बनाई। उन्होंने रसोई का दरवाजा बंद किया, भगवान के मंदिर में दीपक जलाया और फिर ड्राइंग रूम में आकर शांत भाव से बैठ गईं। देविका हैरानी से उन्हें देख रही थी। कुछ देर बाद आलोक जी उठकर बाहर आए और ऊंची आवाज में बोले, अर्चना, चाय कहाँ है? लेकिन आज अर्चना जी ने तुरंत उठने की बजाय शांत स्वर में कहा, आज चाय नहीं बनी है। आज पहले इस घर में एक जरूरी बात होगी, उसके बाद ही कोई दूसरा काम होगा। इतने में अभिषेक भी कमरे में आ गया। उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी। उसने नाराज होकर कहा, माँ, ये कोई समय है नाटक करने का? पहले नाश्ता तैयार कीजिए। अर्चना जी ने उसकी ओर देखा और बोली, जिस घर में बहू के आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, उस घर में नाश्ते की जल्दी कैसी? आज पहले उस इंसान की बात होगी जिसे तुम लोगों ने 4 महीने से इंसान ही नहीं समझा। उनकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि पहली बार आलोक जी और अभिषेक दोनों बिना कुछ कहे बैठ गए। देविका घबरा कर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अर्चना जी अपने कमरे में गई और एक पुराना लोहे का संदूक लेकर आई। उन्होंने उसे सबके सामने खोला। उसमें उनकी शादी की पुरानी तस्वीरें, कुछ चिट्ठियां और वही पुरानी डायरी रखी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन का हर दर्द लिखा था।
उन्होंने डायरी का एक एक पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। आज शादी के तीसरे महीने पहली बार सबके सामने थप्पड़ पड़ा। आज मेरी गलती केवल इतनी थी कि चाय में चीनी थोड़ी कम थी। आज मैंने पूरे दिन बुखार में भी काम किया, फिर भी मुझे निकम्मी कहा गया। आज मन किया कि मायके चली जाऊं, लेकिन माँ बाप की इज्जत के लिए रुक गई। हर पन्ने के साथ अर्चना जी की आवाज़ भर्रा जाती, लेकिन वो पढ़ना बंद नहीं करती। कमरे में बैठे आलोक जी का सिर धीरे धीरे झुकने लगा। अभिषेक की आंखों के सामने जैसे उसका पूरा बचपन घूम गया। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने बचपन में कई बार अपनी माँ को चुपके से रोते देखा था, लेकिन उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वे रोती क्यों हैं। उसने हमेशा यही समझा कि ये सब सामान्य है, क्योंकि उसके पिता ऐसा ही करते थे। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के दर्द को ही अपना संस्कार बना लिया था और वही दर्द अपनी पत्नी को देने लगा। अर्चना जी ने डायरी बंद की और देविका का हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा कर लिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कहा, ये लड़की जब इस घर में आई थी तब इसकी आंखों में हजारों सपने थे। इसने सोचा था कि इसे एक नया परिवार मिलेगा, माँ बाप जैसा प्यार मिलेगा और पति के रूप में जीवन भर का साथी मिलेगा। लेकिन हमने इसे क्या दिया? ताने, अपमान, डर और आंसू। इसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी का अनादर नहीं किया, फिर भी इसे हर बार दोषी ठहराया गया। अर्चना जी ने अभिषेक की ओर देखा। बेटा, जिस दिन तुमने इसे थप्पड़ मारा था उस दिन केवल इसकी इज्जत नहीं टूटी थी, उस दिन मेरे विश्वास की भी मौत हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरा बेटा अपने पिता से अलग होगा, लेकिन वो तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गया। ये सुनते ही अभिषेक की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे धीरे देविका के सामने आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, देविका, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि पति होने का मतलब अधिकार जताना है, लेकिन आज समझ आया कि पत्नी पर हुकूमत नहीं, उसका सम्मान करना ही असली पुरुष होने की पहचान है। उधर आलोक जी अब तक पूरी तरह टूट चुके थे। जीवन में पहली बार उन्हें अपने किए हुए हर अन्याय का बोझ महसूस हो रहा था। वे धीरे धीरे अर्चना जी के पास आए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, अर्चना, मैंने तुम्हारी पूरी जवानी छीन ली। तुम हर दर्द चुपचाप सहती रही और मैं खुद को घर का मालिक समझता रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी भी एक इंसान है, उसके भी सपने हैं, उसकी भी भावनाएं हैं। अगर उस समय मैंने तुम्हारा सम्मान किया होता तो आज मेरा बेटा भी अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखता। असली अपराधी अभिषेक नहीं, मैं हूँ। मैंने ही उसे गलत रास्ता दिखाया। ये कहते हुए उन्होंने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ दिए। अर्चना जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे हाथ जोड़कर नहीं, अपने व्यवहार से सम्मान दीजिए। बस इतना वादा कीजिए कि आज के बाद इस घर में किसी भी औरत की आंखों में अपमान के आंसू नहीं आएंगे। उस दिन के बाद इस घर में सचमुच बहुत कुछ बदल गया। अभिषेक ने कभी दोबारा देविका पर हाथ नहीं उठाया। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदला, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और हर छोटे बड़े निर्णय में देविका की राय को महत्व देने लगा। आलोक जी भी अब अर्चना जी को केवल अपनी पत्नी नहीं बल्कि जीवन साथी की तरह सम्मान देने लगे। घर में अब आदेश नहीं, बातचीत होती थी। डर नहीं, अपनापन था। कई महीनों बाद जब देविका के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटी तब अर्चना जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरी बहू नहीं जीती, आज एक पत्नी का सम्मान जीता है। उस दिन इस परिवार ने एक ऐसी सीख पाई जिसे आने वाली पीढ़ियां भी कभी नहीं भूल सकेंगी। पत्नी कोई गुलाम नहीं होती, वो घर की लक्ष्मी, जीवन संगिनी और सम्मान की सबसे बड़ी हकदार होती है। जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है वही सच्चा सुख
और समृद्धि आती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।